सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जैव विविधता के संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में नमामि गंगे कार्यक्रम की उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार मनीष आनंद। नदियों की सेहत के बारे में अगर जानना हो तो वहाँ के बायोडायवर्सिटी की जो हकीकत है वो बयां करती है कि उनकी सेहत कैसी है, स्वच्छता कैसी है। 2 साल चले सर्वे से मालूम चला कि गंगा और कई सारे नदियों में जो डॉल्फिन की जनसंख्या है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले ये आंकड़ा सार्वजनिक किया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी अशोक कुमार, जो कि डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। सबसे पहले तो अशोक जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बहुत ही सुखद जानकारी है कि डॉल्फिन की संख्या बढ़ी है। क्या हमें यकीन मान लेना चाहिए कि गंगा की सेहत अब ठीक हो रही है? ये बहुत खुशी की बात है कि अभी डॉल्फिन की संख्या का नंबर अभी तो प्रमाणित हुआ लंबे रिसर्च के बाद। तो 2021 से 2-3 साल तक सर्वे करके WIA और उनके टीम अभी ये साबित किया है कि यहाँ पे गंगा जी में तकरीबन 6000 डॉल्फिन है करके। ये एक इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि डॉल्फिन को माना जाता है कि एक इंडिकेटिव स्पीशीज, अगर उनका अच्छा प्रेजेंस हो तो पानी साफ है, इसका इंडिकेटिव स्पीशीज है क्योंकि इनका प्रे बेस अच्छा रहेंगे। ये टॉप ऑफ द प्रीडेटर फूड चेन है, इसलिए अगर डॉल्फिन की संख्या बढ़ गया का मतलब है कि नंबर ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर इम्प्रूव्ड बिकॉज द लोअर स्पीशीज व्हिच आर otherwise found to be very difficult to survive in dirty water is surviving. So this is an indication that the Ganga water is much cleaner. तो अशोक जी, हमें यकीन हो रहा है कि गंगा की पानी जो है वो शुद्ध हो रही है, साफ हो रही है। नमामि गंगे को शुरू किए हुए भी 10 साल से अधिक का समय हो गया है। और अशोक जी, ये जो मालूम चला कि 6327 डॉल्फिन हैं हमारे करीबन 28 नदियों में, जिसमें कि गंगा प्रमुख रूप से है, ब्रह्मपुत्र भी है और भी सहायक नदियों में है और 8 राज्यों में है। तो क्या हम ये भी माने कि जो हमारे सहायक नदियां हैं वो भी साफ हो रही हैं नमामि गंगा के कार्यक्रम की वजह से? नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद। जब नमामि गंगे स्टार्ट किया गया था उस समय गंगा और सहायक नदियों का पानी का कंडीशन बहुत खराब था क्योंकि उसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आया करते थे और सीवेज बहुत पैमाने पे आया करते थे। इसकी वजह से पानी का जो क्वालिटी बहुत खराब था। तो 2014 में जब नमामि गंगे का कार्यक्रम शुरू किया गया उसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिवली फ्रीडम दिया गया प्रोजेक्ट सैंक्शन करने के लिए और फाइनेंशियली पावर भी बढ़ा गया था। इसलिए नमामि गंगे जब से शुरू हुई तब से एक फोकस्ड एंटायर रिवर बेसिन अप्रोच लेके गंगा को साफ करने के लिए काम किया गया था। जब मैं बेसिन की बात करता हूँ तो ट्रिब्यूटरीज भी आते हैं, तो सब ट्रिब्यूटरीज का भी पानी साफ करने का और उसको रिजुविनेट करने का कार्यक्रम हम नमामि गंगे कर रहे हैं। तो जब आप बोल रहे हैं कि नमामि गंगे तरह से गंगा मेन स्टेम और उनके ट्रिब्यूटरीज भी के पानी काफी सुधर गया है। अभी तो डॉल्फिन के संख्या से प्रमाणित भी हो गया। और देखो, करोड़ों जो भक्त जन जो कुंभ में स्नान करने के गए थे उन्होंने भी उसको इट्स साइंटिफिक टेस्टिमोनी फॉर अस। तो ये दोनों तरह से मतलब एक अनपॉलिटिकली अनबायस्ड डॉल्फिन जो है उन्होंने भी अपना संख्या बढ़ाकर ये प्रमाणित किया कि पानी का क्वालिटी अच्छा हो गया। और जो श्रद्धालु जो गए थे उन्होंने भी ये प्रमाणित किया कि गंगा का पानी अच्छा है। वैश्विक स्तर पर गंगा जो है चर्चे में रही करीबन 7 हफ्ते से। महाकुंभ को लेकर के आपने बता ही दिया उसके बारे में। और आपके नमामि गंगा की भी चर्चा वैश्विक स्तर पे हो रही है कि यूनाइटेड नेशंस ने भी माना है कि ये जो नदी की जो सुधार की जा रही है पानी की क्वालिटी में, अब वो वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चा की जा रही है। आपने अशोक जी बताया कि प्रयागराज, जो कि हम ये जानते हैं कि वहां पर कोई भी अब ड्रेन गंगा में नहीं जाता है, कोई भी सुवेज गंगा में नहीं जाता है। जो बाकी उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं गंगा के, वहां पर कितने ड्रेन्स अप जा रहे हैं और कितनी कमी उसमें आई है, इसका आप हमें थोड़ा जानकारी बताएं। 2022 दिसंबर में COP15 यूनाइटेड नेशंस का एक बड़ा
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसमें नमामि गंगे को विश्व के टॉप 10 इको रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में एक चुना गया था। ये तकरीबन 200 सिमिलर प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड ओवर को इसको एग्जामिन करके नमामि गंगे को फर्स्ट 10 के अंदर तीसरे नंबर पे प्रमाणित किया गया कि एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। इसमें बेसिकली दे वर लुकिंग एट 3 एस्पेक्ट। एक तो halting and reversing the environmental degradation, improvement in biodiversity and people participation। ये तीनों पॉइंट्स पे रैंकिंग करते हुए नमामि गंगे को विश्व स्तर में भी काफी अच्छा पोजीशन मिला था। और बाकी देशों में भी नमामि गंगे के बारे में, हमारे यहाँ पे जो सक्सेस के बारे में चर्चा भी हो रहा है। गंगा ज्यादातर अबाउट 1000 किलोमीटर यूपी में बह रहे हैं, इसलिए यूपी में फोकस रहना चाहिए। और बिहार में भी है, और झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड, ये मेन स्टेम होता है। ये 5 राज्यों में से गंगा बहती है। और उनके ट्रिब्यूटरीज को देखे जाए तो ऑलमोस्ट 11 स्टेट इंक्लूडिंग, जैसे दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब मिला के 11 राज्यों में से गंगा और ट्रिब्यूटरीज बहते हैं। तो जब उत्तर प्रदेश की बात आएगा तो उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिकली सबसे बड़ा स्ट्रेच था हमारा कानपुर के पास। तो कानपुर में काफी जोरदार काम किया था पिछले 5-6 साल में। वहां पे कानपुर में बहुत टैनरीज की वजह से और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से बहुत गंदा पानी आया करता था, उससे बहुत बदबू भी आया करता था उस समय। तो उसको सुधारने के लिए वहां पे एसटीपीस बनाया गया और सीटीपी, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान भी बना के अभी कानपुर में पानी का क्वालिटी बहुत अच्छा हो गया। वहां पे भी अभी डॉल्फिन्स दिख रहे हैं। तो यूपी में तकरीबन 135 ऑपरेशनल एसटीपीस है, उसमें 118 एसटीपीस कंप्लायंट भी है, मतलब पूरा जो स्टैंडर्ड सीपीसीबी ने रखा है। तो 135 में से 118 एसटीपीस कंप्लायंट है। और बिहार में 14 एसटीपीस ऑपरेशन है, अभी हमने तैयार कर किया था, उसमें तो 13 आर कंप्लायंट है। और वेस्ट बंगाल में 55 एसटीपीस में 53 आर कंप्लायंट। तो तकरीबन देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द एसटीपीस आर फंक्शनल एंड इट इज फंक्शनिंग एज पर स्टैंडर्ड्स। सो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो गंगा नदी का जो नमामि गंगे का जो कार्यक्रम है, इसमें उत्तर प्रदेश में तो काफी काम हुआ है। इसमें आप 2 शब्दावली का उपयोग करते हैं, एक पीआरएस और एक बीओडब्ल्यू। तो पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसमें हम जो आंकड़ा देख रहे हैं, जो डिटेल देख रहे हैं कि पीआरएस 5 के कैटेगरी में उत्तर प्रदेश का कन्नौज से लेकर के जो वाराणसी का जो स्ट्रेच है वो आ चुका है, तो बढ़ोतरी हुआ है। और बिहार में ये पीआरएस 4 और पश्चिम बंगाल में भी पीआरएस 4 में जा चुका है। इसके क्या मायने हैं वो हमें थोड़ा समझाने की कोशिश करें आप। ये पीआरएस पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस है। ये एनजीटी ने इसको तय किया गया कि बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। इसमें बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए। और डिसॉल्व ऑक्सीजन 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होना चाहिए। और फीकल कॉलिक फॉर्म भी एक नंबर 2500 से मिलियन पर, मोस्ट प्रोबेबल नंबर 2500 पर लीटर से कम होना चाहिए। ये 3 मेन मुद्दा है जो पोल्यूशन वाटर का पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस को डिफाइन करते हैं। जब 2014 में वो बहुत सारे स्ट्रेचेस हमारा कैटेगरी नंबर 1 में था। कैटेगरी 1 का मतलब है उसमें बीओडी 30 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है, मतलब जहां पे स्टैंडर्ड है लेस देन 3 मिलीग्राम पर लीटर। ये जो कैटेगरी 1 में जो आता है उसमें 30 मिलीग्राम पर लीटर ज्यादा बीओडी डिमांड आता है। तो दैट मीन बहुत गंदा पानी होता है। तो पहले 2014 में कई जगह पे हमारा कैटेगरी 1 पे था, कैटेगरी 2 पे थे, कैटेगरी 3 पे थे। मगर 2020-21 का जो सीपीसीबी का रिपोर्ट आया उसमें हमारा खाली 2 ही स्ट्रेचेस है मेरे ख्याल में कि कैटेगरी 3 में था और बाकी सब कैटेगरी 5 में था। तो बहुत सारे पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस गंगा मेन स्ट्रीम में कम हो चुका है। और जैसे मैंने बताया, इसका एक टेस्टिमोनियल है, वहां के डॉल्फिन्स की संख्या बढ़ गया है। तो अगर डॉल्फिन्स की संख्या बढ़ गया, इसका बहुत टेस्टिमोनी है कि पानी का क्वालिटी अच्छा हो गया है। निश्चित रूप से अशोक जी, आपने पूरा विस्तृत ब्यौरा दिया है, लेकिन इसका जो फंडिंग का जो पैटर्न है उसमें जन भागीदारी को मुख्य रूप से सेंटर स्टेज पे रखा गया है, ऐसा हम समझते हैं। और पब्लिक पार्टिसिपेशन एक आपका बड़ा एजेंडा भी है कि किस तरह से नमामि गंगे को सफलता दिलाया जाए। तो ऐसे में जन भागीदारी करने के लिए आपने ये भी कहा कि ग्रामीण स्वच्छता भी काफी जरूरी है, रूरल सैनिटेशन वो भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे में लोगों की क्या भागीदारी है इस पूरे कार्यक्रम में?
नमामि गंगे जब शुरुआत किया था उसमें एक्चुअली फोकस वाज ऑन ट्राइंग टू सुएज का पानी नदी में जाने से रोकने के लिए काम करना था। तो पहले 5-6 साल बेसिकली एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कैसे चल रहा था, क्योंकि सुएज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए उसका एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था। मगर 2019 में जब नेशनल गंगा काउंसिल का मीटिंग हुआ तो प्रधानमंत्री ने एक आदेश दिया कि शुड बी मेड अ पीपल पार्टिसिपेशन, जन आंदोलन बनाना चाहिए। तो उन्होंने उस समय एक कंसेप्ट दिया था अर्धगंगा। अर्धगंगा का मतलब है नदी और लोगों को एक आर्थिक पुल से जोड़ने के लिए। तो उस समय के बाद हमने ज्यादातर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स काम करते ही थे, मगर लोगों को इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए काफी जोर भी दिया था। अर्धगंगा जब से शुरू हुआ था, पीपल पार्टिसिपेशन भी, जन भागीदारी भी बहुत हो रहा है। मैं बताता हूँ, उसमें डॉल्फिन की संख्या इसलिए बढ़ गया कि एक तो वाटर क्वालिटी इंप्रूव होने के बाद प्रे बेस अच्छा हो गया, बट ऑल्सो हमने गंगा प्रहरी करके एक सेट ऑफ पीपल को तैयार किया था जो गंगा में प्रहरी का काम करते थे। डॉल्फिन को बचाने के लिए, मछुआरों के जालों में जो फंस जाते उसी को निकाल के बचा के पानी में दोबारा डालने के लिए और रिवर रैंचिंग करने के लिए एक जन भागीदारी से काम हुआ। फिर लोगों को, इस मछुआरों को भी हमने ट्रेनिंग किया कि आप अगर जाल में अगर डॉल्फिन फंस जाते हैं तो उसको कैसे वापस नदी में डाल के उसको बचाया जा सकता है। तो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तीसरा, ये जो नदी के आस्था बढ़ाने के लिए हम एक गंगा आरती का कार्यक्रम किया था। ऑलमोस्ट 100 लोकेशंस में अभी गंगा आरती हो रहा है। और गंगा के जो तट है, घाट है, वो घाटों में लोगों को नदी से जोड़ने के लिए बहुत कार्यक्रम का आयोजन किया। जैसे घाट पर योगा, इंटरनेशनल योगा डे में बहुत सारे गंगा के तट के घाटों है, उसी में योगा कराया था। फिर कई जगह पे अभी घाट भी शुरू हुए हैं, घाट में हाट करके छोटा छोटा हाट भी तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे कार्यक्रम हमने लोगों को नदी से जोड़ने के लिए काम किया था। और जन भागीदारी वजह से अभी ये जो सफाई हो रहा है, वो जन भागीदारी वजह से ज्यादा आगे बढ़कर आ रहे हैं। अशोक जी, आपने काफी हमें विस्तृत ब्यौरा दिया कि किस तरह से डॉल्फिन की संख्या बढ़ भी रही है और गंगा साफ भी हो रही है। गंगा ही साफ नहीं हो रही है बल्कि सहायक नदियां भी साफ हो रही हैं, और जो बायोडायवर्सिटी, जो नमामि गंगे का एक प्रमुख अंग है, उसका जो साक्ष्य है वो डॉल्फिन के रूप में हमारे सामने आ रहा है। अशोक जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि नमामि गंगे कार्यक्रम में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इस पर भी काफी जोर दिया गया है, और रिवर फ्रंट मैनेजमेंट, उसके ऊपर भी काफी जोर दिया गया है। एक हम आपसे समझना चाहेंगे, जो स्थानीय निकाय हैं जिनका की प्रमुख ये जवाबदेही है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें, हम स्थानीय निकायों को इस कार्यक्रम में कैसे जोड़ पा रहे हैं और उनकी क्षमता कैसे बढ़ पा रही है? जैसे मैंने बताया, ये अभी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से ये ज्यादा जन भागीदारी के प्रोजेक्ट जैसे बन के उभर के आ रहा है। हमने इसमें एक नया सिस्टम शुरू किया था, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज। ये तो हर डिस्ट्रिक्ट में, गंगा नदी जहाँ से बहती है उस डिस्ट्रिक्ट में हमने डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी का गठन किया है, और हर महीने में एक बार जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ये मीटिंग करते हैं। तो इस मीटिंग में ड्रेन्स, इसके बारे में भी चर्चा होते है। जो वहाँ पे नाला जो गंगा जी में बहा करते थे उसको रोकने के लिए कार्यक्रम करने के बारे में बातचीत करते हैं। और सॉलिड वेस्ट, ज्यादातर आप देखे होंगे ये जो प्लास्टिक नालों से बह के गंगा जी में जाया करते थे, उसको रोकने के लिए कार्यक्रम भी वो प्लान करते हैं। बहुत सारे ड्रेन्स हमने आइडेंटिफाई किए, तकरीबन 100% ड्रेन्स जो गंगा में पहले गिरते थे उसको आइडेंटिफाई करके स्थानीय लोगों की भागीदारी से, स्टेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भागीदारी से उसमें ड्रेन्स लगा के उसमें से तो जो सॉलिड वेस्ट गंगा नदी में जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम किया है। और उसकी वजह से सॉलिड वेस्ट एकदम से ना के बराबर है गंगा जी में बहने वाला। लिक्विड वेस्ट पहले जाया करता था, कई जगह पे डाइवर्ट करके एसटीपीस में लेके पानी को साफ करके अच्छा पानी गंगा जी में डाल रहे। तो ये दोनों कार्यक्रम हम डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी के नेतृत्व में और जन भागीदारी से करते हैं। तो अशोक जी ने बहुत ही विस्तृत रूप से हमें बताया कि डॉल्फिन की संख्या भी बढ़ रही है और पानी की गुणात्मक वृद्धि भी हो रही है। उनकी सफाई में जो 10 साल पहले जो गंदगी हुआ करती थी वो लगभग 10 गुना कम हो चुकी है, और इस तरह से साक्ष्य और प्रमाण के साथ सामने आ रहे हैं तथ्य कि गंगा साफ भी हो रही है और सहायक नदियां भी साफ हो रही हैं। अशोक जी, आपका आकाशवाणी से पूरा विस्तृत ब्यौरा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जैव विविधता के संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में नमामि गंगे कार्यक्रम की उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार मनीष आनंद। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में